क्या पढ़ा था हमने? टर्म, अच्छा जनरल इंट्रोडक्शन हुआ था। चैप्टर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज स्टार्ट कर दें, चलो फटाफट। रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्यों होती है? अपनी स्पीशी को, अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो खत्म हो जाएगा ना, उसका एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खत्म। अब रिप्रोडक्शन एनिमल किंगडम की बात करेंगे, कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का। कोई बताएगा क्या क्या हो सकता है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पोटैटो उगा रही है कि आधा आलू काटा, जमीन में दबा दिया, नए आलू का पेड़ उग गया। ब्रायोफिल्म है। जब मैंने पहले बोल दिया था हम किसकी बात कर, मैंने मेंशन की थी स्टेटमेंट में, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। किसकी? तो एक तो कौन सा हो गया? एसेक्सुअल। एक हो गया, तीसरा बताओ। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन होते हैं? या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो बाइसेक्सुअल, और अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी पर है, तो यूनिसेक्सुअल। तो ऑर्गेनिज्म के टाइप होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल। तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? या तो यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल, 2 ही टाइप के हो सकते हैं। तो ह्यूमन कैसा है? बाइसेक्सुअल। मैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पूछ रहा हूं, ना कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तीसरा टाइप का रिप्रोडक्शन कौन बताएगा? हैं? कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं। अब वो सस्पेंस ही है। पहले मैं क्या समझा रहा हूं? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी कॉपी में कोई नहीं लिखेगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का लास्ट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी किसी तरह का मेल और फीमेल गैमीट फॉर्म नहीं होता है। तो फिर नया ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? सोमेटिक सेल से। किससे? सोमेटिक सेल जानते हो? जैसे ये हमारा शरीर है, ये स्किन की सेल क्या है? सोमेटिक सेल। तो अगर इस सेल से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसको तुम क्या बोल रहे थे, जैसे प्लांट्स में क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में उसको क्या बोल दिया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां हम उसको क्या बोलेंगे? उसी टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? गैमीट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, तो फिर नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफ स्प्रिंग किससे बनेगा? सोमेटिक सेल से। तो सोमेटिक सेल से एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको नाम देते हैं ब्लास्टेमा। क्या कहते हैं? किससे बनती है ब्लास्टेमा? सोमेटिक सेल्स। कोई एग्जांपल इसका? हाइड्रा। हाइड्रा पढ़ा है जीवन में कभी? हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। क्या होती है? बड बनती है ना। जैसे ये एक हाइड्रा बनाया साहब हमने, ये हाइड्रा है, ऐसा होता है हाइड्रा। इस हाइड्रा की ये जो सेल होगी, ये कौन सी सेल है? सोमेटिक सेल। इस सोमेटिक सेल में डिवीजन हुआ और एक क्या बन गई? बड। क्या बन गई? तो यही बड किसको रिप्रेजेंट करेगी? ब्लास्टेमा को। किसको? तो बेसिकली ये बड क्या है? ब्लास्टेमा। पक्की बात। ऐसे ही पोरीफेरा होते हैं। कौन होते हैं? ये तो सिलेंट्रेटा है। अच्छा, सारे एनिमल किंगडम के फाइलम तो याद है ना? शुरू से लास्ट तक बोल दो। चलो, सबसे पहले पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, फिर एस्केहेल्मिन्थ, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर काइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस याद है सबको? तो सबसे पहला फाइलम कौन सा आता है? पोरीफेरा। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? सिलेंट्रेटा। दोनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जिस तरह से ये हाइड्रा था, सिलेंट्रेटा, इसमें सोमेटिक सेल से क्या बनी थी? बड। ऐसे ही पोरीफेरा में सोमेटिक सेल से बनती है जेम्यूल। क्या? तो पोरीफेरा में बनने वाला जेम्यूल और सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा में बनने वाला बड, ये दोनों ही किससे बनते हैं? सोमेटिक सेल से। तो जेम्यूल और बड दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लास्टेमा को। किसको? अब यही ब्लास्टेमा यानी यही बड यहां से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो गया इधर, और इससे नया हाइड्रा बन जाएगा।
ऐसे ही पोरीफेरा में क्या बनता है सोमेटिक सेल से, जेम्यूल, वो भी पोरीफेरा से अलग हो जाएगा और उससे नया पोरीफेरा बन जाएगा। तैयार है इतनी बात? तो सीधी सी बात, इस ब्लास्टेमा में डेवलपमेंट होगा और इससे नया ऑफ स्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा। इफ ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ये तो एक इंग्लिश वर्ड है, सभी जानते हैं ऑफ स्प्रिंग। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस बनाता है, उन यंग वंस को क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग। तो यहां जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा इसको नाम दिया जाएगा ब्लास्टोजॉइड। क्या कहा जाएगा? और इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को नाम दिया जाएगा ब्लास्टोजेनेसिस। क्या बोला जाएगा? डन। तो एग्जाम्पल कौन हो गया इसका? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा में क्या बनेगा? जेम्यूल। सिलेंट्रेटा में क्या बनेगा? बड। ये दोनों जेम्यूल और बड किससे बन रहे हैं? उनके शरीर की सोमेटिक सेल्स। और इन जेम्यूल और बड को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टेमा। इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस। बनने वाले ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजॉइड। तैयार हो गई इतनी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा रिप्रोडक्शन आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन से गैमीट? मेल गैमीट। मेल गैमीट कौन होगा? स्पर्म। फीमेल गैमीट कौन होगा? ओवम। दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। क्या बोलेंगे इस फ्यूजन की प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? फ्यूज होकर जाइगोट। अच्छा एक और बात बताओ, हैप्लॉइड डिप्लॉइड जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हमारी बॉडी की सेल्स कैसी हैं? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? अरे एन और 2n क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? पेयर में। हमारी बॉडी की सेल्स में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46, यानी 23 पेयर्स। पेयर्स में मिल रहे हैं ना? इसका मतलब हमारी बॉडी की सेल्स में क्रोमोसोम के टोटल कितने सेट्स हैं? 2 सेट्स। 23 पेयर हो गए ना? यानी फर्स्ट क्रोमोसोम भी कितना है? 2। सेकंड क्रोमोसोम भी कितना है? 2। थर्ड क्रोमोसोम भी कितने हैं? 2। अप टू 23 तक क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। यानी हर क्रोमोसोम कितने नंबर में? 2-2 नंबर में। यानी हर क्रोमोसोम के अगर देखा जाए तो पेयर्स हैं। तो इस हिसाब से हमारे बॉडी की सेल्स में कैसी सेल्स है? पहली बात तो डिप्लॉइड, यानी 2n। और 2n क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम के टोटल सेट्स कितने हैं? अरे टोटल सेट्स का मतलब ऐसे होता है, ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, पेयर में है ना, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम, ये भी। अब देखो हमारी बॉडी की सेल्स में फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर है। फर्स्ट क्रोमोसोम टोटल नंबर में कितने हैं? 2। इनमें से एक फर्स्ट क्रोमोसोम किससे आया होगा? मदर से। और एक फर्स्ट क्रोमोसोम किससे आया होगा? फादर से। अब समझ गए मतलब? ऐसे सेकंड नंबर का क्रोमोसोम भी कितने होंगे? 2, यानी पेयर में। थर्ड नंबर का क्रोमोसोम भी 2, चौथा नंबर का क्रोमोसोम भी 2। ऐसे नीचे चलते चले जाओ, टोटल कितने पेयर आएंगे? 23। अब टोटल 23 पेयर का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46। अब एक बात बताओ, अगर मैं बीच में यहां पर एक लाइन खींच दूं तो ये देखो, आधे क्रोमोसोम इधर हो गए, आधे इधर। यहां पर इस वाले सेल में क्या फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 23 तक सारे क्रोमोसोम आ जाएंगे। और इस वाली सेल में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बताओ आपको इनके अंदर टोटल कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं? फिलहाल बोर्ड पे जो बने हुए हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये हो गया पूरा, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये। तो इसलिए इस सेल को क्या बोलते हैं? 2n, यानी डिप्लॉइड सेल। अब एक बात मानो, मियोसिस जानते हो? ये जो मैंने बीच में लाइन खींची है ना, ये मियोसिस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? हाफ। एक सेल ये बनी और एक सेल ये बनी, 2 सेल बन गई अब एक सेल से। इसमें कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम गया? एक सेट गया ना। और इसमें कितने सेट गए क्रोमोसोम के? एक सेट। तो ये सेल अब क्या हो गई? n। ये भी क्या हो गई? n। यानी ये सेल भी क्या हो गई? हैप्लॉइड। ये सेल भी क्या हो गई? हैप्लॉइड। पेरेंट सेल से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? हाफ। इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने रह गए? 23। इसमें कितने रह गए? 23। पहले थे 23 पेयर्स। डिप्लॉइड सेल थी जब कितने क्रोमोसोम्स थे? 23 पेयर्स, यानी टोटल क्रोमोसोम 46। अब हो गया मियोसिस। जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे उसमें से एक सेट इस सेल में चला गया क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम का एक सेट इस सेल में। 23 क्रोमोसोम इसमें चले गए, 23 इसमें। और इन बनने वाली सेल्स में ओवरऑल क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट सेल से क्या हो गया? हाफ। यही तो होता है मियोसिस। तो मुझे एक बात बताओ, सोमेटिक सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। कैसी? अब जब इस डिप्लॉइड सोमेटिक सेल से ब्लास्टेमा बनेगा, ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड।
इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब बताना, गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो उस दौरान क्या होता है, मियोसिस। तो गैमीट्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। कैसे बनते हैं, स्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। ओवम भी कैसा होगा, क्योंकि वो मियोसिस से बना है, ठीक है। हमारी बॉडी की सेल कैसी थी, डिप्लॉइड। उन्हीं डिप्लॉइड सेल्स में क्या हुआ होगा, मियोसिस, और उसी से क्या बने होंगे, गैमीट्स। तो गैमीट्स कैसे बने होंगे, हैप्लॉइड। लेकिन जब ये एन और एन वाले गैमीट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। फिर इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट, उससे क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग। और इस तरह से डेवलप होने वाले ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं oozoid। क्या कहते हैं, oozoid। तो ये oozoid कैसा होगा, अल्टीमेटली 2n ही होगा ना। यहां पर भी ऑर्गेनिज्म कैसा बना था, 2n। यहां पर भी कैसा बना है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट सोमेटिक सेल जो 2n थी उसी से ब्लास्टेमा बना, और उसी में फर्दर डेवलपमेंट से क्या बन गया, 2n ऑर्गेनिज्म। यहां क्या हुआ, यहां दो अलग अलग तरह के हैप्लॉइड क्या बने, गैमीट्स। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, जो कि मियोसिस की प्रोसेस से बना था। फिर दोनों हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा, उससे बनेगा नया ऑफस्प्रिंग यानी oozoid। पक्की बात। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां पर इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को नाम दिया था, कंपेयर करते हैं ना, यहां ब्लास्टेमा था, यहां पर जाइगोट। ब्लास्टेमा डायरेक्ट किससे बना था, सोमेटिक सेल से। जाइगोट किससे बना है, हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूजन से। दोनों ही कैसे स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। इधर ब्लास्टेमा, इधर जाइगोट। इसके डेवलपमेंट से नया ऑफस्प्रिंग बना, ब्लास्टोजॉइड। इसके डेवलपमेंट से नया ऑफस्प्रिंग बना, oozoid। इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को नाम क्या दिया, ब्लास्टोजेनेसिस। इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को नाम क्या देंगे, जिससे oozoid बन रहा है, लाला ये तो गड़बड़ होगी। oogenesis कैसे बोलेंगे, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये oogenesis थोड़ी ना होगा। oogenesis तो ओवम बनने की प्रोसेस को कहते हैं। स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो oogenesis तो पहले ही हो गया था। जब ओवम बना था वो किस प्रोसेस से बना था, oogenesis। ये तो जाइगोट के बाद फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, इसे oogenesis थोड़ी ना बोलेंगे। समझ में आ गया oogenesis किसको कहते हैं। इन्होंने क्या किया, नीचे देखा oozoid, और ऊ से ऊ, तो इन्होंने कर दिया ऊलाला, oogenesis। ये oogenesis तो क्या है, ओवम बनने का प्रोसेस। स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनने का प्रोसेस oogenesis। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे। अरे एक बात बताओ, जब हमारा डेवलपमेंट होता है जाइगोट बन के ही तो हम बने ना, उस जाइगोट का क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहां जो ब्लास्टोजेनेसिस प्रोसेस थी उसको अगर इधर कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, एम्ब्रियो। oogenesis मत बोल देना, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। हो गया कंपैरिजन, इतनी बात तैयार। चलो अब आगे आओ इधर। अब आता है तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन। अच्छा इसका एग्जांपल तो बता दो। जैसे इसका तो बताया था तुमने, सिलेंट्रेटा पोरीफेरा। इसका भी एग्जांपल बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन, वाह। सिलेंट्रेटा के बाद कौन सा फाइलम स्टार्ट होता है, टीनोफोरा। तो टीनोफोरा से लेकर कॉर्डेट्स तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता। टीनोफोरा से लेकर, तो ह्यूमन तो अपने आप ही आ गया ना, कॉर्डेटा में आ गया ना। लेकिन ओनली ह्यूमन थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टीनोफोरा से लेकर कॉर्डेट्स तक कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा तो क्या पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उनमें भी होता है। इसका मतलब पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। लेकिन टीनोफोरा से एक्सक्लूसिवली क्या स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पूरी बात समझ में आई। टीनोफोरा से एक्सक्लूसिवली क्या स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब आगे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को, तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। किसमें, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। लेकिन सिलेंट्रेटा के बाद यानी टीनोफोरा में केवल कौन सा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब टीनोफोरा से लेके आगे कॉर्डेट तक आपको केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात पकड़ में आ गई।
तो ऐसे याद रखते हैं इस बात को, सिलेंट्रेटा और पॉरीफेरा, कौन सा रिप्रोडक्शन मिलेगा? अरे बोलो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ, लेकिन टीनोफोरा ऑनवर्ड्स एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, एक आध एक्सेप्शन आएंगे एनिमल किंगडम में, वो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इस तरह से बात को समझना, एक्सेप्शन भी आएंगे, चले एक आध आएंगे, वो काम के होंगे तो आपको एनिमल किंगडम में बता दिए जाएंगे, बाकी अपने को ऐसा ही याद रखना है। चलो अब आता है थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन, कौन सा? पार्थिनोजेनेसिस। किस किस ने ये नाम सुना है? पार्थिनोजेनेसिस सुना है बेटा? कुछ आइडिया है इसके बारे में? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात इसने बोली कि यहां पर फीमेल गैमीट बनेगा, कौन? ओवम, लेकिन ये ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो जाएगा और नया ऑफस्प्रिंग बना देगा, और इस तरह से डेवलप होने वाले ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं पार्थिनोट, और इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब मुझे एक बात बताओ, ये गैमीट कैसा बना होगा? अरे हैप्लॉइड गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म भी कैसा होगा? तो बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बने थे ब्लास्टोजॉइड और oozoid, कैसे थे? डिप्लॉइड। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस से जो पार्थिनोट बनता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। उसके शरीर की सभी सेल्स कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। कोई एग्जांपल? अगर इतना नाम सुना है तो एग्जांपल ध्यान आ रहा है बेटा? अच्छा हिंट देता हूं, देखा कौन कितने, एक के बाद मैं हिंट बढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहला हिंट है आर्थ्रोपोड है। क्या है? एक ऐसा आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड। अभी भी याद नहीं आया? शहद बनाती है, हनी भी। अब तो बताए इससे खतरनाक हिंट क्या होगा? शहद बनाती है, हनी भी। कौन है हनी भी? सबने देखी होगी, सुनी होगी आसपास खूब, आपने हनी भी के घर भी देखे होंगे, है ना? शहद वहद निकाला होगा खूब। हनी भी कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी? क्वीन, वर्कर और मेल। अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वीन, वर्कर और हनी बी के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्वीन जो होती है डिप्लॉयड होती है, और इसे हम कहते हैं फर्टाइल फीमेल। फिर जो वर्कर होती है ये भी डिप्लॉयड होती है, और इसे हम कहते हैं इनफर्टाइल फीमेल। यानी क्वीन और वर्कर दोनों क्या हैं? फीमेल। फिर आता है मेल जो कि हैप्लॉइड होता है, और ये कहलाता है ड्रोन। क्या कहलाता है? तो हनी बी के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब छोटी सी बात सोच के बताना, क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल हैं, दोनों डिप्लॉयड हैं। क्या हैं? तो इनका फॉर्मेशन कौन से रिप्रोडक्शन से हुआ होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किससे? लेकिन जो ड्रोन है हनी बी का, मेल जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसका फॉर्मेशन कौन से रिप्रोडक्शन से हुआ होगा? पार्थिनो। इसका मतलब हनी बी में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हनी बी में एक जनरेशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिससे बनती हैं क्वीन और वर्कर्स। फिर उससे अगली जनरेशन आती है पार्थिनोजेनेसिस से, जिनसे बनते हैं मेल यानी ड्रोन। फिर अगली जनरेशन किससे आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर अगली जनरेशन पार्थिनोजेनेसिस, फिर अगली जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर अगली जनरेशन पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब हनी बी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस ऑल्टरनेट मैनर में चलते हैं। इसी को बोला जाता है ऑल्टरनेट पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट पार्थिनोजेनेसिस या साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। क्या हनी बी में केवल पार्थिनोजेनेसिस होता है? केवल पार्थिनोजेनेसिस होता तो केवल मेल होते उसमें, फीमेल तो बन ही नहीं पाती। और मेल कैसे बनते? एक बात बताओ, मेल किससे बन रहे हैं? नहीं, अंडे से बन रहे हैं ना, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। अरे देखो ना, पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में लिखा है, उसमें क्या लिखा है? फीमेल गैमेट ओवम बना है, और वो अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में ही क्या हो गया है? डेवलप।
तो मेल बनाने के लिए भी हैप्लॉइड क्या चाहिए? ओवम। और ओवम कौन बनाता है? फीमेल। और फीमेल कौन से रिप्रोडक्शन से बनती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब कैसे होता है ये, ध्यान से सुनना। वैसे तो जेनेटिक्स में आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, वहां पर आपको ये चीज डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। मान लो ये है क्वीन, कैसी फीमेल है ये? डिप्लॉयड और फर्टाइल फीमेल। वर्कर भी फीमेल थी, लेकिन वो कैसी थी? इनफर्टाइल। यानी वर्कर वो फीमेल्स थी, वो ओवम फॉर्मेशन नहीं कर सकती। कौन सी फीमेल यहां पर ओवम फॉर्मेशन कर सकती है? क्वीन। कौन? अब इसमें जब ओवम फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? और ये क्या बनेगा? हैप्लॉइड ओवम। क्या बनेगा? फिर देखो इधर आओ, ये कौन है? ड्रोन, यानी मेल। ये खुद कैसा है? हैप्लॉइड। इससे बनेगा हैप्लॉइड स्पर्म। लेकिन यहां पर कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। भाई हम जनरली जानते हैं कि गैमेट बनते टाइम कैसा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। क्योंकि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डिप्लॉइड। और उस डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। लेकिन यहां पर तो जो ड्रोन है, जो मेल है, वो खुद ही कैसा है? हैप्लॉइड। उसकी बॉडी की सभी सेल्स कैसी हैं? हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का आधा क्या करोगे? 0.5 है। ऑलरेडी क्रोमोसोम क्या है? हाफ है। तो यहां मियोसिस कराएंगे क्या? क्या होगा यहां पर? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमेटोजेनेसिस होते समय मियोसिस ना होकर माइटोसिस होता है? हनी बी का ड्रोन। क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही कैसा है? हैप्लॉइड। भाई हमें ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मियोसिस वहां कराना पड़ता है जहां पर सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। क्योंकि डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड सेल्स बनानी है गैमेट बनाने के लिए, तो मियोसिस कराना पड़ेगा। क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ। लेकिन यहां तो ऑलरेडी क्रोमोसोम का नंबर क्या है? हाफ। मेल ऑलरेडी कैसा है? हैप्लॉइड। तो उसके अंदर हाफ क्या कराएंगे? तो वहां पर तो अपने को क्या कराना पड़ेगा? माइटोसिस। तो बताओ क्या बन गया यहां पर? मेल और फीमेल गैमेट। अब इनका होगा फ्यूजन। क्या बनेगा यहां? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनेगा? कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेगा? दो चीजें बनेंगी, क्वीन और वर्कर। क्वीन कैसी है? फर्टाइल। अरे फर्टाइल है ना। वर्कर कैसी है? स्टेराइल बोल दो या इनफर्टाइल बोल दो। बताओ इनमें से अब आगे ओवम प्रोड्यूस कौन करेगा? ये क्वीन क्या प्रोड्यूस करेगी आगे? अगेन ओवम। कैसे? हैप्लॉइड। कैसे? मियोसिस। अब ये तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती ना वर्कर। इसका काम तो केवल क्या है? बाहर घूमना, फूलों पे जाना और वहां से नेक्टर कलेक्ट करके लाना। ये तो वर्कर है, मजदूर है वो। उसको केवल क्या करना है? उड़कर जाना है और फूलों पे बैठकर नेक्टर लेकर आना है। ठीक है। तो इस डिप्लॉइड जाइगोट से दो तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। क्वीन बनेगी रेयर, वर्कर बनेंगे नंबर में ज्यादा। अच्छा ये क्वीन और वर्कर भाई दोनों ही डिप्लॉइड जाइगोट से बन रहे हैं। उनमें से एक क्वीन बन गई, एक वर्कर बन गई। ये कैसे पॉसिबल है? तो हनी बी के पास वो जो होता है ना, उनका घर होता है, जो देखा है वैक्स का बना हुआ, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है बी ब्रेड। क्या होता है? जो साधारण खाना है। और एक होती है रॉयल जेली। क्या होती है? तो अब जो ये डिप्लॉइड जाइगोट से नए जो हनी बी डेवलप हो रहे हैं, उनमें से जो हनी बी रॉयल जेली पर फीड करेंगे, किस पर? वो तो बन जाएंगी फर्टाइल फीमेल्स यानी क्वींस। क्योंकि रॉयल जेली के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उन फीमेल्स के अंदर फर्टिलिटी डेवलप कर देंगे। और जो डिप्लॉइड जाइगोट से डेवलप होने वाली हनी बी ब्रेड पर फीड करेंगी, किस पर? वो बन जाएंगी स्टेराइल वर्कर। तो डिप्लॉइड जाइगोट बने थे बहुत सारे। उन डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बन रही थी? डिप्लॉइड हनी बी।
अब वो जो डिप्लॉयड हनी बी थी, उनमें से जो रॉयल जेली पे फीड करेगा वो क्या बन जाएगी? फर्टाइल क्वीन। और जो बी ब्रेड पे फीड करेगा वो क्या बन जाएगी? स्टेराइल वर्कर। सिंपल है। चलो अब बताओ, यहां पर क्या बन गए? हैप्लॉइड ओवम। ये हैप्लॉइड ओवम अब विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या हो जाएंगे? डेवलप। और इनसे क्या बन जाएंगे? मेल्स, यानी ड्रोन्स। अब बताना, हनी बी के अंदर जब रिप्रोडक्शन चल रहा है तो एक जनरेशन कौन से रिप्रोडक्शन से बन रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर अगली जनरेशन किससे बन रही है? पार्थिनोजेनेसिस। फिर इससे अगली जो जनरेशन आएगी अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर उससे अगली जनरेशन पार्थिनोजेनेसिस से। इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस ऑल्टरनेट पैटर्न में चलता रहेगा। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेट पार्थिनोजेनेसिस या साइक्लिकल पार्थिनोजेनेसिस। पक्की बात? तो थोड़ा सा हनी बी का आइडिया हो गया। तो क्या हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है? यस। केवल पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है? नो। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल भी और पार्थिनोजेनेसिस भी। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। पहले इनको कॉपी में नोट कर लो फटाफट, स्पीड से, गिनती से। अभी देखो, एक पर है बड़ी सुई, दो पे आते ही मैं मिटा दूंगा। स्पीड। एक टर्म और ऐड कर लेना, ओवम को ही एक और नाम देते हैं ऊटिड। क्या बोलते हैं? ऊटिड। ओवम या ऊट्रोइड दोनों का मतलब एक ही होता है, ओवम और ऊटिड। अब मैं जो भी आगे समझाता जाऊंगा, टेबल लिखता जाऊंगा, कोशिश करना उसे साथ साथ लिख लो, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी वो दूसरा बैच था, वो टाइम लगा रहे थे, तब तो उनकी एक चीज़ रह गई ना, वो रह ही गई। एडिशनल फीचर था वो। क्या था? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी लिखोगे, आपकी क्लास अगर फास्ट करेगी काम तो मैं समझा पाऊंगा वो चीज़। चलूं? लो, अब बात आती है, ह्यूमन के अंदर क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर आप मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी पर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? तो ह्यूमन कैसा है? ये बैठा, ये स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था? बाइसेक्सुअल। ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? कि एक बॉडी पर एक ही सेक्स है। आई बात समझ में? बाइसेक्सुअल का मतलब तो क्या हो जाएगा? एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। तो ह्यूमन कैसा है? यूनिसेक्सुअल। पक्की बात? तो ह्यूमन के अंदर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, तो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग। अच्छा, एक टर्म और चलती है, यूनिसेक्सुअल, और एक टर्म होती है डायोशियस। देखो, बहुत अच्छे से सुनना इस बात को। ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन है यूनिसेक्सुअल, या ह्यूमन को ही बोलते हैं हम डायोसियस। दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों का एक ही है, ऐसे समझना। यूनिसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बॉडी पर एक ही सेक्स है। और डायोसियस का मतलब, ओशियस का मतलब होता है होम। क्या होता है? घर। ह्यूमन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए कितने घर हैं? दो घर है ना, दो अलग अलग घर हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का घर अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का घर अलग है। तो ह्यूमन को मैं क्या बोलूंगा? ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल, और साथ ही साथ बोलूंगा ह्यूमन इज डायोशियस। अब जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं? तो गलती सुधार ली अपनी।
अरे तू बोल रहा था ना स्टार्टिंग में बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है उसको समझ अब, है ना, उस टाइम हमने बात कंटिन्यू नहीं करी थी। तो अब ध्यान से सुनना, जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका मतलब क्या है कि दोनों सेक्स एक ही बॉडी पर है, इसका मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स के लिए एक ही घर है। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोल सकता हूं, मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? तो हमने यहां पर बात किसकी करी है, ह्यूमन की। ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बोल दो डायोशियस है, ठीक है। ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। जबकि कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे अर्थवर्म सुना है आपने, अर्थवर्म एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही अर्थवर्म पे होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल यानी मोनोइशियस। पक्की बात? तो डायोशियस और मोनोशियस का मतलब समझ में आ गया? किस तरीके से आप डिफाइन करोगे डायोशियस और मोनोशियस को? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, क्योंकि यहां पर यूनी वर्ड आ रहा है और यहां पर डाई वर्ड आ रहा है, और इधर देखो आप, डाई वर्ड इधर आ रहा है और बाई वर्ड, तो बच्चे कई बार डायोशियस और बाइसेक्सुअल को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिसेक्सुअल डायोशियस होगा, बाइसेक्सुअल, तो आप तो इस तरीके से पकड़ो, पहले तो ये समझ लो यूनी और बाई का मतलब क्या है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब कि एक बॉडी पर एक ही सेक्स है तो यूनिसेक्सुअल, और एक बॉडी पर दोनों सेक्स हैं तो बाइसेक्सुअल। और अब बात करते हैं किसकी, ओशियस। ओशियस का मतलब होता है घर, होम। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए दो अलग अलग घर हैं, दो अलग अलग होम हैं, तो डायोशियस। जैसे ह्यूमन के अंदर दोनों अलग अलग घर है ना, जबकि अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एक ही घर है, एक ही घर है मतलब एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, तो इसको बोलेंगे मोनोशियस। तो मोनोशियस नेचुरली क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, और डायोशियस नेचुरली क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, जबकि अर्थवर्म क्या है, इसका मतलब ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, लेकिन अर्थवर्म में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होंगे। अर्थवर्म में बोलते हैं कभी मेल अर्थवर्म फीमेल अर्थवर्म, कभी नहीं बोलते। अर्थवर्म अर्थवर्म होता है, उसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे होते हैं। अर्थवर्म में कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि मेल अलग, मेल अर्थवर्म, मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ह्यूमन में ऐसा है, ह्यूमन में बोलेंगे कि मेल ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन। आई बात समझ में? तो पहली बात तो ये समझो कि किस तरीके से हम यूनिसेक्सुअल और डायोशियस को डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ बाइसेक्सुअल और मोनोशियस को डिफाइन करते हैं। तो तू क्या बोल रहा था, बाइसेक्सुअल इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और बाइसेक्सुअल इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब बता, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे, वर्ड तो सेक्स आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें भी कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें भी कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दोनों में वर्ड आ गया ना सेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी सेक्सुअल वर्ड आ रहा है, बाइसेक्सुअल में भी सेक्सुअल, तो रिप्रोडक्शन तो दोनों में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इज नॉट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड इन बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि दोनों के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और ओवम बनेंगे, और वो बनेंगे तो रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल ही होगा। क्लियर है पॉइंट? तो रिप्रोडक्शन तो बेसिकली एनिमल किंगडम में तीन ही टाइप का हुआ, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और पार्थिनोजेनेसिस। अब बात किस पर आ गए हम, क्योंकि हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी किसमें, ह्यूमन में। तो हमको ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस, यानी ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग है। अब मेल और फीमेल अलग अलग हैं, लेकिन मेल और फीमेल भी इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं। आप ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल को देखते ही आइडेंटिफाई कर लेते हो ना कि ये मेल है और ये फीमेल है। किस बेसिस पर? कुछ ऐसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो मेल और फीमेल की बॉडी को एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से ही डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। और वो कौन से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या होते हैं?
तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं। जानते हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं? बॉडी हेयर्स, बियर्ड एंड मस्टैचेस जिसमें फेशियल हेयर्स आ गए, उसके अलावा चेस्ट और एब्डोमिनल हेयर्स आ गए, मस्कुलरिटी आ गई, और उसके अलावा स्किन के टेक्सचर की बात करें, वॉइस की बात करें, तो ये सब किससे डेवलप हुए हैं? टेस्टोस्टेरॉन। मेल का सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? उसकी स्किन का टेक्सचर, उसके अलावा वॉइस, बॉडी हेयर्स का पैटर्न, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब क्या है? फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये सब किससे डेवलप होते हैं? ईस्ट्रोजन। तो यही तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम ह्यूमन के अंदर क्लियरली मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो क्या ह्यूमन के अंदर क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है? यस। आप जिस ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल जिसमें अलग अलग हैं, और अगर आप क्लियरली उन्हें देखकर ये पता लगा पा रहे हो बाहर से ही कि ये मेल है और ये फीमेल, तो इसी को बोलते हैं क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो बताओ ह्यूमन के अंदर क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और उस क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो कौन है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो किसकी वजह से डेवलप हुए हैं? सेक्स हार्मोन की वजह से। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब बताओ, अब हम ये बात तो समझ चुके हैं कि ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, ये बात तो समझ चुके हैं। तो भैया दोनों के लिए अलग अलग बॉडी है। कोई भी सिस्टम किससे मिलकर बनता है? ऑर्गन से। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल की बॉडी में है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होगा। तो अब हम इन्हीं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तैयार हैं? देखो, एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन्स, इन्हीं को हम एक और नाम देते हैं एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स, इन्हीं को एक और नाम देते हैं गोनैड्स। क्या बोलते हैं? कभी भी गोनैड वर्ड आ जाए तो अपने को समझना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है वो सेक्स ऑर्गन जो गैमीट और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स जो गैमीट और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। बताना, मेल के अंदर गैमीट कौन है? स्पर्म। उसे प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस। अच्छा, मेल का सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। उसे प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस। इसका मतलब मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन कौन होगा? टेस्टिस। या बोल दो मेल गोनैड कौन होता है? टेस्टिस। अरे क्या बोलेंगे हम टेस्टिस को? इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल, इट इज एसेंशियल सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेल गोनैड। पक्की बात? तो टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन। अब कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? गैमीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन, बोथ। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? गैमीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन, बोथ। क्या आंसर चूज करोगे? बोथ। क्या करोगे? यही तो फंक्शन बताया था अभी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन ही क्या थी? कि जो गैमीट प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो पहला ऑप्शन क्या था? गैमीट प्रोडक्शन। दूसरा क्या था? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। तीसरा क्या था? बोथ। तो आंसर क्या टिक करोगे? बोथ। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी मान लो यही क्वेश्चन आ जाए और बोथ ऑप्शन में ना हो। अब कई बच्चे आ जाते हैं, सर आपने तो दोनों बताए थे क्लास में, सर आपने तो बताया था गैमीट प्रोड्यूस भी करता है, सर सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, सर बोथ तो ऑप्शन आया ही नहीं। अब हम क्या दोनों आंसर टिक करें? नहीं, आंसर तो एक ही टिक करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करते हुए प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, ऑप्शन एक ही चूज करना है। दोनों सही है, मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको कई बार बोला ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें चारों स्टेटमेंट क्या होते हैं? सही, और उसमें से पूछता है कौन सा सही है, तो इन चारों में से सबसे बेस्ट चूज करना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन सही है उस क्वेश्चन में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है? गैमीट प्रोडक्शन, सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, दोनों सही है। लेकिन दोनों में से चूज तो एक ही करना पड़ेगा ना, प्रायोरिटी तो एक को देनी पड़ेगी ना। किसको दोगे? गैमीट प्रोडक्शन। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा बॉडी का कोई दूसरा ऑर्गन गैमीट बना सकता है? नहीं बना सकता ना।
लेकिन क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा बॉडी का कोई दूसरा ऑर्गन सेक्स हार्मोन बना सकता है? यस, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन? अरे एड्रिनल ग्लैंड पड़ी होगी ना जीवन में, किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट क्या कहलाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्मॉल क्वांटिटी में सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है, लेकिन गैमीट प्रोडक्शन उसका एक्सक्लूसिव फंक्शन है, जो कोई बॉडी का कोई दूसरा ऑर्गन नहीं कर सकता। सेक्स हार्मोन तो फिर भी थोड़ा बहुत कौन प्रोड्यूस कर देता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। हालांकि मेनली सेक्स हार्मोन गोनैड से यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, ट्रेस अमाउंट में थोड़े बहुत सेक्स ऑर्गन एड्रिनल कॉर्टेक्स भी प्रोड्यूस कर देता है। यानी वो कैपेसिटी बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन के पास भी है, चाहे भले ही कम है, लेकिन है तो सही। लेकिन गैमेट बनाने की कैपेसिटी किसी दूसरे ऑर्गन के पास नहीं। इसलिए कभी बोथ ना दिया हो, बोथ दिया तो वेल एंड गुड, बोथ आंसर करेंगे, लेकिन बोथ नहीं दिया गया हो तो प्रायोरिटी किसको देंगे? गैमेट प्रोडक्शन को। डन। अच्छा, आपके सामने टेस्टिस की दो स्पेलिंग लिखी हुई है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगुलर, प्लूरल। एक टेस्टिस की बात करेंगे, ये वाली स्पेलिंग आएगी, एक से ज्यादा तो नीचे वाली स्पेलिंग आएगी। पक्की बात? अब बताओ, फीमेल के अंदर गैमेट कौन है? ओवम। वो प्रोड्यूस कौन करता है? फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसे भी प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरीज। लेकिन फिर वही बात, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी प्रोड्यूस हो सकता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव फंक्शन क्या है? गैमीट प्रोडक्शन, ओवम प्रोडक्शन। वो केवल कौन कर सकती है? ओवेरी। तो वही बात कि ओवेरीज का काम क्या है? ओवम प्रोड्यूस करना, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बोथ। बोथ आंसर करेंगे, बोथ। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में ना दिया गया हो तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? गैमीट प्रोडक्शन। चलें आगे। अच्छा, यहां पर सिंपल है, ओवेरी और ओवरीज, प्लूरल और सिंगुलर, चलेगा। अब चलो फाइनली क्या बन चुके हैं? गैमीट्स बन चुके हैं। लेकिन अब गैमीट्स को फर्टिलाइज कराने के लिए, फ्यूज कराने के लिए एक दूसरे तक पहुंचाना तो पड़ेगा। मेल की बॉडी से कौन सा गैमीट बनता है? स्पर्म। फिर वो स्पर्म टेस्टिस से बनने के बाद एक पाथवे के थ्रू मेल बॉडी से बाहर निकलता है, और जब वो स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकलता है, मिलियंस की संख्या में, क्या एक बार जब मेल बॉडी से स्पर्म का इजैकुलेशन होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो वो स्पर्म क्या ड्राई पाउडर की फॉर्म में बाहर निकलते हैं? नहीं। स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में पीछे एक टेल पाई जाती है। उसके बाद स्पर्म वेजाइना में पहुंचने के बाद, फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद खुद चलकर यूटेरस को क्रॉस करता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, और फैलोपियन ट्यूब में रखे हुए ओवम का क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर स्पर्म को चलना है तो क्या वो ड्राई सरफेस पे चल सकता है? नहीं। स्पर्म को चलने के लिए, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए जब मेल बॉडी से स्पर्म को इजैकुलेट करके फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, उस दौरान जब वो स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, उसके साथ कुछ ग्लैंड का फ्लूइड मिक्स कर दिया जाता है। तो वो स्पर्म उसी फ्लूइड के अंदर क्या रहता है? सस्पेंडेड, ताकि वो उस फ्लूइड के अंदर स्विम कर सके और आगे बढ़ सके। पक्की बात? तो इसका मतलब जब ये स्पर्म टेस्टिस से बनने के बाद मेल बॉडी से बाहर निकलेगा तो दो चीजें आएंगी। दो चीजें क्या आएंगी? एक तो बाहर निकलने का रास्ता, और कुछ ग्लैंड्स। जो वो स्पर्म उस रास्ते से होता हुआ बाहर निकल रहा होगा तो वो ग्लैंड सिक्रीशन करके उस स्पर्म के साथ कुछ फ्लूइड मिक्स कर देंगी। तो अल्टीमेटली मेल बॉडी से क्या बाहर निकलेगा? स्पर्म तो निकलेगा, लेकिन स्पर्म किसके साथ मिक्स होगा? कुछ ग्लैंड के फ्लूइड के साथ। और उस पूरे मिक्सचर को क्या बोलेंगे जो मेल बॉडी से बाहर निकलेगा? सीमन। क्या बोलेंगे? तो मेल से जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो किस फॉर्म में इजैकुलेट होता है? सीमन। तो आगे इन चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूं ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमीट के फ्यूजन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग पाथवे एंड मीडियम। क्या? अरे बाहर निकलने के लिए रास्ता भी देना पड़ेगा, तैरने के लिए मीडियम भी देना पड़ेगा, तभी तो वो स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकलकर फीमेल बॉडी में जाकर ओवम का क्या कर पाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो बताओ, जो ऑर्गन्स उस स्पर्म को बाहर निकलने के लिए पाथवे दे रहे हैं, मीडियम दे रहे हैं, क्या वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहे? और ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहलाएंगे?
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो क्या डेफिनेशन होगी सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की? कि वो ऑर्गन्स जो गैमीट के फ्यूजन में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग पाथवे एंड मीडियम। अभी देखते हैं। टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद जब मेल बॉडी से बाहर निकलेगा तो स्पर्म टेस्टिस के बाद किस में जाएगा? एपिडिडाइमिस में। किस में जाएगा? फिर एपिडिडाइमिस से स्पर्म किस में जाएगा? वास डेफरेंस में। फिर वास डेफरेंस से स्पर्म किस में जाएगा? यूरेथ्रा में। अच्छा, मेल बॉडी के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट क्या होती है? कॉमन। अल्टीमेटली मेल बॉडी से जो यूरिन बाहर निकलता है वो भी यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, और जो स्पर्म बाहर निकलते हैं वो भी यूरेथ्रा से ही बाहर निकलते हैं। पता है ना, यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर में कौन आके भर जाता है? यूरिन। तो वो यूरेथ्रा से होता हुआ ही मेल बॉडी से बाहर निकलता है। और ये जो वास डेफरेंस होती है जो स्पर्म को लेकर आ रही है, ये भी किस में जाकर ओपन होती है? यूरेथ्रा में। तो अल्टीमेटली स्पर्म भी मेल बॉडी से बाहर किससे निकलते हैं? यूरेथ्रा से। इसका मतलब मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है वो एक कॉमन पाथवे है यूरिन के और स्पर्म के बाहर निकलने का। इसलिए मेल में यूरेथ्रा को कहा जाता है कॉमन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा क्या है मेल की? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो कॉमन रास्ता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म। उसी यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकलता है, उसी यूरेथ्रा से स्पर्म बाहर, यानी वो यूरिनरी ट्रैक्ट भी है और जेनाइटल ट्रैक्ट भी है। इसलिए हम मेल यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? कॉमन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और ये यूरेथ्रा किस में ट्रेवल करती है? पेनिस में। किस में? पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस ही वेजाइना में इंसर्ट होकर स्पर्म को वेजाइना में डिपॉजिट करता है। तो पेनिस की वेजाइना में जो एंट्री होती है उसी को क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? तो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन है? और इसी पेनिस से कौन पास हो रही है? यूरेथ्रा। तो अगर मैंने पेनिस को एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिख दिया तो दोनों पर्पस पूरे हो गए। कि एक तो वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो वेजाइना में कॉपुलेशन के दौरान किसको छोड़ेगा? स्पर्म को। दूसरा, इसी से यूरेथ्रा पास हो रही है तो ये पाथवे भी हो गया। तो ये पेनिस क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन और साथ ही साथ पाथवे भी है। क्यों पाथवे भी क्यों है? क्योंकि इसी में से कौन पास हो रही है? यूरेथ्रा। अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर से मेल में जो यूरेथ्रा निकलती है वो किस में ट्रेवल करती है? पेनिस में। और टिप ऑफ पेनिस पर आकर ओपन होती है। तो सीधी सी बात, पेनिस क्या हो गया? कॉपुलेटरी ऑर्गन भी है, पाथवे भी है। इसलिए मैंने यूरेथ्रा को अलग से लिखने की बजाय यूरेथ्रा को पेनिस लिख दिया, क्योंकि पेनिस लिखने से दोनों पर्पस पूरे हो गए। मैंने लिख दिया पेनिस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि एक तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि यही वेजाइना में कॉपुलेशन करके वहां पर स्पर्म को डिपॉजिट करेगा। और दूसरा, इसी पेनिस से कौन पास हो रही है? यूरेथ्रा, जो स्पर्म के लिए बाहर निकलने का क्या है? रास्ता। तो मैंने इसलिए यूरेथ्रा को अलग से क्या नहीं बोला? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि यूरेथ्रा को अगर मैं अलग से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलता तो ना इंसाफी हो जाती, क्योंकि यूरेथ्रा तो मेल में यूरिनरी ट्रैक्ट भी है। क्या है? इसलिए मैं यूरेथ्रा को क्या बोलूंगा? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलूंगा? लेकिन अगर मैं यहां पर पेनिस को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिख दूं तो पेनिस का तो मेन पर्पस ही क्या है? कॉपुलेशन। वो कॉपुलेशन करके स्पर्म को कहां डिपॉजिट करता है? वेजाइना में। और क्योंकि मैंने पेनिस वर्ड यूज कर लिया तो पेनिस में ही कौन ट्रेवल कर रही है? यूरेथ्रा। तो दोनों पर्पस पूरे हो गए ना। तो मैं यूरेथ्रा को अलग से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं बोलूंगा, मैं पेनिस को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल दूंगा। उसमें नेचुरली कौन इंक्लूड हो जाएगी? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इंडिविजुअली एक कॉमन ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। मैं उसको इंडिविजुअली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए? पेनिस। उसको बोलने से झगड़ा ही खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही पेनिस बोला तो वो खुद कॉपुलेटरी ऑर्गन है और साथ ही साथ उसमें यूरेथ्रा भी ट्रेवल कर रही, तो यूरेथ्रा अपने आप इंक्लूड हो गई ना। यूरेथ्रा पे अलग से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का टैग लगाने से क्या फायदा? अगर उसके ऊपर हमने अलग से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का टैग लगा दिया, किस पर? यूरेथ्रा पर, तो यूरिन नाराज नहीं हो जाएगा कि भाई मैं भी तो इसी पाथवे से जाता हूं, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों? कॉमन पाथवे है कि नहीं? सिंपल। तो पेनिस को बोल देते हैं ना कि पेनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, बात खत्म। कॉपुलेटरी ऑर्गन भी है और यूरेथ्रा उसमें से पास हो रही है, तो उसी में से स्पर्म भी बाहर निकलेगा। तो दोनों में पर्पस, दोनों चीजें पूरी हो गई।
इसलिए मैं यूरेथ्रा को अलग से नहीं लिखूं। आपको समझना होगा कि जो मेल यूरेथ्रा होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, वो पेनिस में ही ट्रेवल करते हुए टिप ऑफ पेनिस पर जाकर ओपन होती। डन, आगे बढ़ जाएं। अब जब स्पर्म टेस्टिस से बनने के बाद एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस और पेनिस से होता हुआ बाहर निकलेगा, तो इसी बाहर निकलने की प्रोसेस के दौरान स्पर्म के साथ कुछ ग्लैंड का फ्लूइड मिक्स होगा। जब मेल से स्पर्म का क्या होता है, इजैकुलेशन, तब स्पर्म के साथ उस रास्ते में कुछ फ्लूइड एट दैट इंस्टेंट मिक्स कर दिए जाते हैं। और वो कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं जो इजैकुलेशन के टाइम स्पर्म के साथ अपना फ्लूइड मिक्स कर देती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी? जो नंबर में होती है 1, यानी अनपेयर्ड, एक ही ग्लैंड होती है। फिर होती है सेमाइनल वेसाइकल। क्या? सेमाइनल, ये होते हैं नंबर में 2, यानी पेयर्ड। फिर होती है काउपर्स ग्लैंड, या काउपर्स ग्लैंड को एक और नाम देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी नंबर में कितनी होती है? 2। अब ये बहुत केयरफुल ध्यान रखना पड़ता है आपको। जैसे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि इन मेल्स एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट पेयर्ड प्रोस्टेट, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, पेयर्ड काउपर्स ग्लैंड। थोड़ा सा आपका ध्यान भटका, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो गया? यस, प्रोस्टेट के लिए अनपेयर्ड लिखना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी गलती करवा लेता एग्जामिनर। पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखेगा एज इट इज, कोई अंतर नहीं, बस प्रोस्टेट के आगे क्या लिख देगा? पेयर्ड, जबकि लिखना क्या चाहिए था? अनपेयर्ड। बच्चा जल्दबाजी में जब पढ़ता है ध्यान ही नहीं देता, वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ता है, उसको बिल्कुल सिमिलर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लगता है, उसने इतना गौर ही नहीं किया कि इसने प्रोस्टेट के आगे अनपेयर्ड की जगह क्या लिख दिया? पेयर्ड। और वो उसे सही स्टेटमेंट मान के आंसर कर आता है, और घर आके देखता ओ माय गॉड ये तो गलती हो गई। सिली मिस्टेक्स। क्या? सिली मिस्टेक्स। ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें वो कैसे कम होंगी? जब हम पूरा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें। अब क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, उसको पढ़ते जाएंगे, पूरा स्टेटमेंट सही महसूस हो रहा है, बस बीच में एक वर्ड में उसने ट्विस्ट कर दिया था। तो याद रखना, पेयर्ड नहीं होती है प्रोस्टेट, कैसी होती है? अनपेयर्ड, एक सिंगल ग्लैंड है। जबकि सेमाइनल वेसाइकल और काउपर्स ग्लैंड कैसी हैं? पेयर्ड। ये नंबर में कितनी मिलेंगी? 2। तो इसके दोनों नाम याद रखना। काउपर्स ग्लैंड को ही मेल में क्या कहा जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये मैं आगे आने वाली क्लास में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है ना। काउपर्स ग्लैंड को क्या कहा जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आगे बढ़ो। फाइनली हमें ये वो सेक्स ऑर्गन्स मिल गए, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या ये सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडाइमिस, वास डेफरेंस और पेनिस, क्या स्पर्म को बाहर निकलने के लिए पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं? यस। क्या ये ग्लैंड्स स्पर्म को तैरने के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रही हैं, फ्लूइड प्रोवाइड कर रही हैं? यस। तो क्या ये सारे ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में आ जाएंगे? यस। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन समझ में आ गई, पाथवे और मीडियम प्रोवाइड करना। अब सवाल ये आता है, मेल से जब स्पर्म इजैकुलेट होगा तो फाइनली फ्लूइड के साथ मिक्स होकर इजैकुलेट होगा इन द फॉर्म ऑफ सीमन, ठीक है। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सीमन। वो सीमन पेनिस से इजैकुलेट होने के बाद कहां पर डिपॉजिट होगा, यानी कहां पर इनसेमिनेट होगा? वेजाइना में। अगर वो सीमन पेनिस की मदद से वेजाइना में इनसेमिनेट हो गया तो स्पर्म अब कहां पहुंच चुके हैं? वेजाइना में। अब आपको पता है स्पर्म कैसे स्ट्रक्चर है? मोटाइल, उसके पीछे टेल पाई जाती है जो मूव करती है, जिससे स्पर्म आगे बढ़ता है। तो अब ये स्पर्म वेजाइना से किस में जाएंगे? यूटेरस में। किस में? यूटेरस से स्पर्म किस में जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में कौन इंतजार कर रहा होगा? ओवम। अब एक थोड़ी सी फिजियोलॉजी का डिफरेंस समझना। मेल में तो जब एक बार प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी जानते हैं सभी, जब सेक्सुअल फंक्शंस एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के, तो जब मेल में प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी आने के बाद दोनों टेस्टिस फुल्ली फंक्शनल हो जाते हैं। कंटिन्यूअसली दोनों टेस्टिस में पर डे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। एक मेल के दोनों टेस्टिस में मिलाकर एक दिन में 10⁻12 टू 10⁻13 इतनी काउंट में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर डे, करोड़ों की संख्या में। समझ रहे हो? रेगुलरली, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे ये प्रोसेस चलता रहता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म पर डे प्रोड्यूस होते हैं।
जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या स्टार्ट होता है? अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि जो गोनैड्स होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, टेस्टिस भी दो होते हैं और ओवरीज भी दो होती हैं। फीमेल में प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल में ऐसा कोई साइकिल नहीं होता, फीमेल में ऐसा मंथली साइकिल होता है। क्या ड्यूरेशन है उस मंथली साइकिल की? 28 डेज मंथली साइकिल है ना। क्या नाम है उस साइकिल का? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं मंथली साइकिल, एक साइकिल में एक ही ओवेरी एक्टिव होती है। मेल में तो 24 घंटे दोनों टेस्टिस फंक्शनल है, फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो में से कोई एक ही ओवरी फंक्शनल होगी। दो ओवरीज हैं, अगर इस मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ये वाली ओवरी फंक्शनल है तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाली ओवरी फंक्शनल होगी। फिर उससे अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगेन, यानी ऑल्टरनेट बेसिस पर ओवरीज एक्टिवेट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, क्या फिजियोलॉजी है, वो हम आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे अपने आप आ जाएंगी ये चीजें। लेकिन इतना समझ में आया कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं मंथली साइकिल की फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में चलते हैं। एक मंथ में एक ही ओवरी फंक्शनल होती है और जो ओवरी फंक्शनल होती है उससे एक मंथ के उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही ओवम रिलीज होता है। मेल में तो पर डे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फीमेल में पूरे एक महीने के साइकिल में एक ही ओवरी फंक्शनल हुई थी और उस एक ओवरी से भी मिड साइकिल पर, क्या 28 दिन का मिड साइकिल क्या होगा? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसका मिड साइकिल पॉइंट क्या होगा? 14th डे। तो फीमेल में उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उस मिड साइकिल पॉइंट पर यानी 14th डे पर जो फंक्शनल ओवेरी है उससे केवल एक ही ओवम रिलीज होता है और वो भी 2 दिन तक ही जिंदा रहता है। कितने दिन तक? ओवेरी से रिलीज होने के बाद वो ओवम कितने दिन तक जिंदा रहता है? 2 दिन तक। अगर उन 2 दिनों के अंदर अंदर स्पर्म नहीं आया और उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो ओवम वहीं फीमेल की बॉडी में ही डेड हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फीमेल, आप सोचो, पूरे एक महीने के साइकिल में केवल एक एग यानी एक ओवम रिलीज कर रही है और उस ओवम का लाइफ स्पैन भी कितना है? केवल मात्र 2 दिन। अगर उन 2 दिनों के अंदर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब वेट करना पड़ेगा अगले साइकिल में रिलीज होने वाले ओवम का। और जबकि मेल 24/7 क्या है? फर्टाइल। मेल की फर्टिलिटी 24/7, ना कोई दिन ना कोई महीना, एवरी टाइम क्या है? फर्टाइल। जबकि फीमेल एक स्पेसिफिक, हाँ कीजिए ना, कहां रुकी थी गाड़ी? हाँ, फर्टिलिटी की बात कर रहे थे। मेल की फर्टिलिटी क्या है? 24/7। फीमेल की फर्टिलिटी क्या है? लिमिटेड। एक मंथ में एक ही ओवरी फंक्शनल होगी, उस एक ओवरी से एक ही ओवम रिलीज होगा और वो भी केवल कितने दिन जिंदा रहेगा? तो फीमेल उस लिमिटेड, उस पूरे एक महीने में उस लिमिटेड 2-5 दिनों के टाइम में ही क्या रहती है? फर्टाइल। मेल 24/7 क्या रहता है? फर्टाइल। तो दोनों की फिजियोलॉजी में डिफरेंस है कि नहीं? पहले तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। चलो, अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से ओवरी, जो फंक्शनल ओवरी है, उससे ओवम रिलीज होगा। कहां से? ओवरी से। तो ओवरी से ओवम रिलीज होकर कहां आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। तो वो स्पर्म का इंतजार कहां बैठ के करता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर 2 दिन के अंदर अंदर स्पर्म आ गया और उस ओवम का फर्टिलाइजेशन कर दिया तो जाइगोट बन जाएगा। स्पर्म उन 2 दिनों के अंदर अंदर नहीं आया तो ओवम वहीं डीजनरेट हो जाएगा। पक्की बात? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में ओवम के फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। और विद इन फैलोपियन ट्यूब ही उस जाइगोट का क्या स्टार्ट हो जाएगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और वो विद इन फैलोपियन ट्यूब ही क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा? अब उस एम्ब्रियो का क्या होगा? वो एम्ब्रियो वॉर्म में शिफ्ट होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में तो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 7 डेज, या बोल दो विद इन 7 डेज, एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब से कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? यूट्रस में। और यूट्रस की वॉल पर जाकर वो इम्प्लांट हो जाएगा और अगले 9 महीने तक वो एम्ब्रियो उसी यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांटेड फॉर्म में ही क्या होगा? डेवलप्ड। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद उस एम्ब्रियो को यूट्रस में शिफ्ट कर दिया जाता है? 7 डेज। ये चीजें और आगे डिटेल में सिखाएंगे, अभी केवल एक जनरल ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल बताओ, क्या वेजाइना ने, यूट्रस ने, फैलोपियन ट्यूब ने गैमीट्स को पाथवे प्रोवाइड किया? यस। और इनके अंदर ग्लैंड्स भी होती हैं, इनमें भी सिक्रीशंस होते हैं, ऐसा ड्राई सरफेस थोड़े ना है अंदर।
तो ये भी क्या प्रोवाइड करेंगे, मीडियम। तो पाथवे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं तो क्या कहलाएंगे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब एक और बात, वेजाइना की ओपनिंग पर, ये क्या है वेजाइना, वेजाइना की थोड़ा सा एक मैं डायग्राम ही बना देता हूं, कोई कॉपी में नहीं बनाएगा क्योंकि आगे बढ़िया डायग्राम बनाएंगे इसका, केवल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये कौन है जो बीच में बड़ी सारी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये यूट्रस। ठीक है, ये कौन है इधर, फैलोपियन ट्यूब। तो एक यूट्रस नजर आ रहा है, ये पूरा बीच में क्या है, यूट्रस। ये कौन है, वेजाइना। ये दोनों क्या हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों क्या हैं, ओवरीज। डन। इस ओवरीज से, अब जैसे दो ओवरीज हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, मान लो ये वाली ओवरी फंक्शनल है, तो इससे क्या रिलीज होगा, ओवम। वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में यहां आ जाएगा। अब अगर यहां पर सीमन डिपॉजिट हो गया वेजाइना में कॉपुलेशन की वजह से, तो वो स्पर्म यहां से चलकर यहां पहुंचेगा और इसका फर्टिलाइजेशन कर देगा। उसके बाद ये जाइगोट यहां पर आकर इम्प्लांट हो जाएगा। एक जनरल प्रोसेस है। ठीक है, तो पाथवे प्रोवाइड कर रहा है वेजाइना भी, यूट्रस भी और फैलोपियन ट्यूब में, और मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, ये पूरे के जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स फीमेल के, ये सब कहां है, बॉडी के अंदर। आपको इतना तो पता ही होगा, ये सारे ऑर्गन्स कहां होते हैं, एब्डोमेन में। कहां होते हैं, एब्डोमेन के भी लोअर पार्ट में, जिसको क्या बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन। क्या बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन। ऐसे आकर खत्म हो जाता है, उसके बाद दोनों लेग से स्टार्ट होते हैं। अरे बॉडी का ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर देखो ना, एब्डोमेन आएगा, खुला थोड़ी ना पड़ा एब्डोमेन नीचे, एब्डोमेन आएगा और यहां पर आके ऐसे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद दोनों लेग से स्टार्ट हो जाएंगे। ये एब्डोमेन का क्या है, फ्लोर। क्या है, अब ध्यान से सुनना, जितने भी सेक्स ऑर्गन है कहां पर रखे हुए हैं, इस फ्लोर के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में। कहां पर, एब्डोमिनल, ये है एब्डोमिनल फ्लोर। ठीक है, ये एब्डोमिनल फ्लोर की क्या है, आउटर सरफेस। क्या है, अरे अंदर तो पूरा एब्डोमेन है, कैविटी है जिसमें ऑर्गन रखे हुए हैं, और ये एब्डोमेन का क्या है, फ्लोर। ये एब्डोमिनल फ्लोर की क्या है, आउटर सरफेस। ये किससे बनी हुई होगी, आउटर सरफेस पे क्या होगी, स्किन। अरे एब्डोमेन आके ऐसे खत्म हो गया, दोनों पैर स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पर एब्डोमेन का क्या है, फ्लोर। तो इस फ्लोर को जब ऐसे देखेंगे तो आउटर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल फ्लोर किससे बना हुआ है, स्किन से। अब बताओ यूट्रस कहां रखा हुआ है, मान लो ये यूट्रस है, क्या है, ये यूट्रस से क्या निकल रही है, वेजाइना। ये यूट्रस है, यूट्रस से क्या निकल रही है, ये पूरा का पूरा यूट्रस कहां रखा हुआ है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये वेजाइना भी कहां रखी हुई है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन इस वेजाइना की ओपनिंग कहां पर होगी, एब्डोमिनल फ्लोर की सरफेस पर। तो मुझे एक बात बताओ, ये एब्डोमिनल फ्लोर है, आउटर सरफेस ऑफ द एब्डोमेन, इस पर केवल वेजाइना की क्या है, ओपनिंग। ठीक है, वेजाइना तो पूरी बॉडी के अंदर है, सरफेस पे केवल क्या है, ओपनिंग। तो मुझे एक बात बताओ, जो सेक्स ऑर्गन बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इस सरफेस पर बाहर की तरफ अटैच्ड होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या बोलते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी आपने फीमेल के ऑर्गन पढ़े, चाहे ओवरीज हैं, वेजाइना है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, सब कैसे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि सारे के सारे बॉडी कैविटी के, बॉडी वॉल के अंदर है। सरफेस पे केवल क्या आ रही है, वेजाइना की ओपनिंग। लेकिन होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये चारों तरफ क्या है, अरे ये स्टैंडिंग पोजीशन थी, ये लाइंग पोजीशन है, लिथोटॉमी पोजीशन। यहां पर ये आउटर सरफेस पेल्विक फ्लोर की क्या है, स्किन। यहां पर ये किसकी ओपनिंग है, वेजाइना की। अच्छा, यूटेरस के ही आगे रखा हुआ होता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। क्या, यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलती है, यूरेथ्रा, वो भी यहां पर आती है और नीचे ओपन हो जाती है। लेकिन आप एक खास बात देखो, अगर साइड से देखोगे तो वेजाइना और यूरेथ्रा फीमेल के अंदर दोनों अलग अलग सेपरेटेड ट्रैक्ट हैं। मेल में कॉमन थी, याद करो, यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट मेल में क्या थी, कॉमन, जिसको कहा था हमने मेल यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। लेकिन फीमेल के अंदर यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट अलग है, जेनाइटल ट्रैक्ट, वेजाइना अलग है, दोनों सेपरेटेड हैं, दोनों की ओपनिंग भी क्या है, सेपरेटेड। पक्की बात। लेकिन पेल्विक फ्लोर पे जहां पर ये दोनों ओपनिंग्स होंगी, बाहर क्या है, चारों तरफ सरफेस की स्किन। उन स्किन से कुछ स्ट्रक्चर्स डिराइव हो जाती हैं, इन ओपनिंग्स के चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर, छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। अरे कहां पर है ये स्ट्रक्चर्स, वेजाइना की ओपनिंग पर। कहां पर,
बाहर पेल्विक फ्लोर की आउटर सरफेस। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बोल रहा हूं, छोटी मोटी स्ट्रक्चर जो वेजाइना की ओपनिंग पर प्रेजेंट है, लाइक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, क्या ये एक्सटर्नली विजिबल होंगी? इन्हीं को कहा जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या कहा जाता है? तो यहां पर ये कौन है? वेजाइना। वेजाइना की ओपनिंग होगी पेल्विक फ्लोर की सरफेस पर। वेजाइना की ओपनिंग पर, वेजाइनल ओपनिंग पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, लाइक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। और इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर फीमेल में कहा जाता है वल्वा। क्या कहा जाता है? यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या कहा जाता है? कहां मिलेंगी? देखो ये है पेल्विक फ्लोर, दिख रहा है ये पेल्विक फ्लोर। यहां पर एब्डोमेन खत्म हो गया ना, यहां पर ये किसकी ओपनिंग है? वेजाइना की ओपनिंग। और बाहर क्या है? सरफेस पर स्किन। उसी स्किन से कुछ स्ट्रक्चर्स डिराइव होंगी यहां पर इस वेजाइना की ओपनिंग पर, आउटर सरफेस पर। दिख रही है ये स्ट्रक्चर्स? यही क्या है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, यहीं पर होंगे। अब वो कैसे होंगे वो आगे डिटेल में अलग डायग्राम से बनाकर समझाऊंगा जब डिटेल पढ़ेंगे किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं? सेक्स ऑर्गन्स का कैटेगराइजेशन, ठीक है? तो फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं, लाइक लेबिया मेजोरा, माइनोरा और क्लाइटोरिस, जो कि वेजाइना की ओरिफिस यानी ओपनिंग पर पाए जाते हैं, ये क्या कहलाएंगे? वल्वा। कलेक्टिवली सारे क्या कहलाएंगे मिलाकर? वल्वा, यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स भले ही छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स हैं, भले ही इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हैं तो ये वेजाइनल ओपनिंग पर ना, तो जो वेजाइनल पाथवे स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर है, तो कहीं ना कहीं पाथवे बनाने में तो मदद कर ही रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी पाथवे का इनिशियल पार्ट तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, इसलिए इनको भी क्या बोल दिया जाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। लेकिन ये मेजर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या? जैसे मेल में ग्लैंड थी ना, वैसे ही यहां पर भी पाथवे से रिलेटेड कुछ ग्लैंड होंगे, दैट इज बार्थोलिन्स ग्लैंड। एक और ग्लैंड होती है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। इनके बारे में आगे समझाएंगे, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड। इनसे भी कुछ फ्लूइड रिलीज होता है। फीमेल में जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो इन ग्लैंड्स का भी फ्लूइड सिक्रीट होता है। ये फ्लूइड भी वेजाइना की ओपनिंग पर आकर इकट्ठा हो जाता है, और जब वेजाइना में पेनिस की एंट्री होती है तो ये फ्लूइड वेजाइना के अंदर चला जाता है। किसके साथ? पेनिस के साथ। और ये भी कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन, एल्केलाइन मीडियम बनाना, मीडियम प्रोवाइड करना गैमेट्स को, सब में हेल्प करता है। जैसे मेल की ग्लैंड्स थी ना, वैसे यहां पर फीमेल की भी ग्लैंड्स हैं। मेल की ग्लैंड्स का सिक्रीशन तो डायरेक्ट किस में आ गया था? स्पर्म के साथ सीमन की फॉर्म में। और फीमेल की जो ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इनका सिक्रीशन फीमेल में जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो इनका सिक्रीशन कहां आके इकट्ठा हो जाता है? वेजाइना की ओपनिंग पर। और जब उस वेजाइना की ओपनिंग के थ्रू पेनिस की एंट्री होती है तो वो फ्लूइड उस पेनिस के साथ कहां चला जाता है? वेजाइना के अंदर, और वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इसका मतलब इनका भी माइनर फंक्शन है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, लेकिन है, जितना भी है वो यही है, इसलिए हम पढ़ते हैं और इनको भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड्स में इंक्लूड करते हैं। पक्की बात? तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन काउंट हो जाएगा? वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये तो मेजर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा वेजाइनल ओपनिंग पे पाई जाने वाली छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स लाइक लेबिया मेजोरा, माइनोरा और क्लाइटोरिस, जिनको कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं, दीज आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स लाइक बार्थोलिन्स ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब एसेसरी ग्लैंड्स मिलाकर क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। कहीं ना कहीं पाथवे और मीडियम में क्या कर रही हैं? हेल्प। डन है ये बात? अच्छा, मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं? मेल में तो मेजर जेनाइटेलिया ही एक्सटर्नल है, जो स्ट्रक्चर में साइज में भी बड़े हैं। फीमेल में तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया थे लाइक लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये तो वेजाइना की ओपनिंग पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स थी स्किन से बनी हुई। मेल के अंदर तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं, पेनिस इटसेल्फ एक बड़ी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ही तो है। दूसरी बात, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि मेल के अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ कहां होता है? अरे एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन बर्थ से जस्ट पहले वो टेस्टिस डिसेंट होकर एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर किस में आ जाते हैं? स्क्रोटल सैक में। स्क्रोटल सैक कहां है? एब्डोमेन के बाहर एक स्किन का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। अब लाइफ टाइम टेस्टिस किस में रहते हैं?
स्क्रोटल सैक क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है? उसी में कौन रहते हैं? टेस्टिस। इसका मतलब ये हुआ कि मेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, लाइक स्क्रोटल सैक जिसमें कौन रखे हुए हैं? टेस्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो पेनिस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब मेल में तो जो इंपॉर्टेंट और मेजर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की फॉर्म में है, जबकि फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। फीमेल के मेजर सेक्स ऑर्गन्स कहां हैं? बॉडी के अंदर। फीमेल में तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम पर लेस सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स लाइक लेबिया मेजोरा माइनोरा और क्लाइटोरिस। तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि फीमेल के अंदर मेजर सेक्स ऑर्गन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। डिफरेंस समझ में आ गया? अब फाइनल एक कंक्लूजन और, ब्रेस्ट कौन सा सेक्स ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? ब्रेस्ट बोलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? सेकेंडरी। ब्रेस्ट कोई सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन क्या थी? या तो गैमेट बनाएगा या गैमेट को पाथवे और मीडियम प्रोवाइड किया था। ब्रेस्ट इन दोनों में से क्या काम कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। किसी भी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन में क्या ब्रेस्ट सेटिस्फाई कर पा रहा है? किसी भी डेफिनेशन को नहीं कर पा रहा। तो ब्रेस्ट को सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं? नहीं। तो फिर ब्रेस्ट को क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, यानी वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में रोल प्ले करता है। ये कोई सेक्स ऑर्गन थोड़ी ना है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कौन से हार्मोन से होता है? ईस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन से होता है? और ये कैसा फीचर है? एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो कि मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्रिएट करता है। तो इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलोगे या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलोगे? तो नोट डाल लेना कि ब्रेस्ट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नोट डालेंगे सभी? अरे नोट कब डालना है? इस टेबल को लिखने के बाद। पहले टेबल तो लिख। अच्छा इधर बना ली? पूरी नहीं बनाई भी, फिर भी चल नोट लिख ले पहले। हाँ यार बढ़िया, मैंने बोला था साथ साथ, हाँ देख साथ साथ कुछ कुछ तो लिख लिया इसने। नोट डाला कि ब्रेस्ट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्स ऑर्गन की तो कोई डेफिनेशन फुलफिल हो ही नहीं रही ना ब्रेस्ट से। हाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में रोल प्ले करता है, ईस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होता है, मेल और फीमेल में एक्सटर्नली सेक्सुअल डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। अच्छा फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना इज अ नॉर्मल थिंग, मेल में अगर ब्रेस्ट डेवलप हो जाए तो दैट इज एबनॉर्मल थिंग। ठीक है ना? अगर किसी मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? गाइनेकोमेस्टिया। क्या? गाइनेकोमेस्टिया। आगे आ जाएगी ये टर्म, फिर भी याद रखना। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। मेल के अंदर किसी एंडोक्राइन डिस्टरबेंस या हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। मान लो किसी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है और उसकी जगह पर ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो गया एंडोक्राइन डिफेक्ट की वजह से, तो ऐसे मेल में क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो दैट इज नोन एज एबनॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज मेल इज गायनेकोमेस्टिया। तो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया दैट इज एबनॉर्मल थिंग। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसका है? फीमेल का। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? ये वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में रोल प्ले करते हैं। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? ये आपको पता ही है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर मेल और फीमेल को आउटर स्ट्रक्चर से ही ऑब्जर्व करके पहचान लेना कि ये मेल है और ये फीमेल। यहां तक सबने लिख लिया? कितना समय बचा है हमारे पास क्लास एंड होने में? 2 मिनट बस यार। तो कल ही पढ़ाएंगे फिर वो जो मैं बात आपको बोल रहा था। फिर चलो अब कल आपको भी कल ही पढ़ाएंगे तो फिर उनको भी पढ़ाई देंगे। मैं सोच रहा था आप में स्पीड से हो जाएगा ये कार्यक्रम। हिंदी मीडियम में टाइम क्यों थोड़ा ज़्यादा लग जाता है? क्योंकि उसमें इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है और
आपकी क्लास में केवल, तो चलो दोनों को कल ही समझाएंगे फिर। यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो मैं आपको हेडिंग लिखवा देता हूं, कल मैं क्या समझाऊंगा, और आपसे ही पूछ लेता हूं कि आपके दिमाग में कभी आया, देखो ध्यान से सुनना, मेल और फीमेल की बॉडी में किस बात का डिफरेंस है? नोज का, लंग्स का, लिवर का, स्टमक का, किडनी का? पूरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? सेम। डिफरेंस है तो केवल किस चीज का है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में डिसाइड हो जाता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा या फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्यूबर्टी पर आने के बाद डिसाइड होते हैं, जब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं, उसमें सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, तब जाके कहीं उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अरे 5 साल का बच्चा और बच्ची तो सेम ही होता है ना। अब 5 साल के बच्चे को बड़े बाल कर दो, उसके फ्रॉक पहना दो तो लड़की लगेगा। 5 साल की लड़की को छोटे छोटे बाल करके शर्ट पैंट पहना दो तो लड़का अरे 5 साल की उम्र, 8 साल की उम्र तक तो लड़के लड़की के शरीर में कोई डिफरेंस ही नहीं। जो डिफरेंस है वो केवल सेक्स ऑर्गन्स में, जो कि एक्सटर्नली विजिबल नहीं है। लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद अचानक बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि अब सेक्स डिफरेंशिएशन करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे में तो सेक्स ऑर्गन एग्जामिन करना पड़ेगा, अगर उसका कपड़ों वपड़ों से सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं कर रखा है तो करना पड़ेगा ना। फिर कैसे पता लगाएंगे? फिर तो सेक्स ऑर्गन्स का क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन, उससे पता पड़ेगा कि मेल है या फीमेल। लेकिन प्यूबर्टी एज के बाद तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिससे मेल और फीमेल का क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाता है विदाउट एग्जामिनिंग सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब सारी बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, सारे सिस्टम सेम है, पूरी बॉडी ही सेम है, अब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वॉम्ब में, ठीक है, उसमें हार्ट भी बन रहा है, लिवर भी बन रहा है, किडनी भी बन रही है, ब्रेन भी बन रहा है, आईज भी बन रही है, नोज भी बन रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में। लेकिन अचानक एक समय ऐसा आएगा जब उस एम्ब्रियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा, या फिर और वहीं से उसका जीवन बदल जाएगा। अब डिसाइड हो जाएगा ना कि आगे मेल का जीवन जिएगा या फीमेल। जब सब कुछ स्ट्रक्चर सेम बन रही थी, अचानक एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसके अंदर या तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन गए होंगे या मेल के। ऐसा क्या हुआ होगा? कॉमन सेंस से बताओ, ये चीज कौन डिसाइड करता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये कौन डिसाइड करेगा? क्रोमोसोम्स। बहुत ही सही जवाब, पहला जवाब बहुत सही दे दिया आपने। अगर उस एम्ब्रियो की सेल्स में एक्स क्रोमोसोमल पैटर्न होगा, क्या होगा? तो उस एम्ब्रियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा। लेकिन उस एम्ब्रियो की सेल्स में अगर XY क्रोमोसोमल पैटर्न हुआ, क्या हुआ? तो उस एम्ब्रियो के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका डेवलप हो जाएगा? मेल का। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इन क्रोमोसोम्स के डिफरेंस में कोई जेनेटिक कॉज छुपा हुआ है, कोई जीन छुपा हुआ है, जिस जीन की प्रेजेंस और एब्सेंस से डिसाइड होता है कि मेल बनेगा या फीमेल। तो एक डिटेल्ड टॉपिक है, ऑलमोस्ट पूरी एक क्लास का। ठीक है, हालांकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इस टॉपिक को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यही टॉपिक जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तो वहां पर रोल प्ले करेगा। क्योंकि जेनेटिक्स में एक्स क्रोमोसोम भी आएगा, वाई क्रोमोसोम भी आएगा, बाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी आएगी, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी आएगी। यही टॉपिक आपको दुनिया भर के सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, उन्हें समझने में मदद करेगा। और साथ ही साथ जो टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको इसी चैप्टर में आगे जो हम डिटेल पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसे समझने में भी बहुत मदद करेगा। भले डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ना आए तो बताओ समझना चाहते हो कि नहीं? मेरे पास एक बटन है स्किप, क्या है? जैसे अपन यूट्यूब पे चलाते हैं ना गाना, तो एक ऐड आता है, एक ऐड तो होता है कि पूरा देखना ही पड़ेगा। अरे कई ऐड तो ऐसे होते हैं जिसमें स्किप का बटन, और एक ऐप में ऐड में स्किप का बटन आता है। लेकिन कई बार ऐसे ऐड भी आते होंगे कि स्किप का बटन आ रहा होता है लेकिन फिर भी हम स्किप नहीं दबाते, इतना इंटरेस्टिंग ऐड होता है वो। लेकिन अब बताओ, ये ऐड जो अगली क्लास में आएगा, इसमें स्किप का बटन है, दबा रहे हो या नहीं दबा रहे?
है, सीखना है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहले ही बोल दिया है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेरे कहने से मेरा रिकमेंडेशन है कि पढ़ लो। ये तो नहीं कहोगे बाद में कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं था या नहीं इधर नहीं। अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो, समझ के लिए पढ़ लो, मत करना याद। अरे भाई याद मत करना, आगे मैं कभी नहीं पूछूंगा उससे क्वेश्चन कि बताओ उस दिन मैंने बोर्ड पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझाया था, तो यूरोजेनाइटल साइनस क्या है, मुलेरियन डक्ट क्या है, वॉल्फियन डक्ट क्या है, मैं कभी नहीं पूछूंगा तुमसे, मत करना याद। लेकिन जब उसको तुम समझोगे ना पूरी प्रोसेस को कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैसे ये डिफरेंस आ रहा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो अलग लेवल पे दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। जेनेटिक्स में भी काम आएगी चीजें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी काम आएंगी, और इस चैप्टर में भी आगे काम आएंगी। तो पढ़ ले, फिर एक क्लास ही तो एक्स्ट्रा लगेगी, तो उनको भी पढ़ा देंगे, फिर दोनों को पढ़ा देंगे, है ना। ऑप्शनल रखता हूं मैं चीज, है ना। अभी अचीवर वाले बच्चे होते, कौन से अचीवर बोले तो वो ड्रॉपर्स, उनको नहीं पढ़ाता मैं, उनको नहीं पढ़ाता मैं, वो पके हुए रहते हैं पहले ही, है ना, और वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं। नर्चर और एंथ्यूज वाले जो बच्चे होते हैं ना, फ्रेश पीस होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेश दिमाग होता है एकदम, सीखने की इच्छा होती है, लर्निंग एटीट्यूड होता है, दिमाग एकदम हर चीज के लिए रिसेप्टिव होता है, अभी उसमें कचरा ज्यादा घुसा नहीं है। तो इसलिए उन बच्चों को मेरा सिखाने का मन करता है कि सीख लो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जीवन भर काम आएगी, तो सीखेंगे। आज की बातें क्लियर है सबको, बेसिक कितने टाइप का रिप्रोडक्शन, क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। चलो, आज के आनंद की जय।